कोई काम ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति उसको कर न सके। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम सिल्वर वेडिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। सिल्वर वेडिंग पार्ट मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है, क्योंकि 19 पेज में यह पार्ट पूरा होता है, तो आपको सही ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए इसके 3 पार्ट बनाए हैं। कहानी आगे कंप्लीट करेंगे। दफ्तर से घर आते समय यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी की आधुनिकता के बारे में सोचते रहते हैं तथा किशंदा के साथ बिताए हर लम्हे को ताज़ा करते हैं। और जब सब्जी लेकर घर वापस पहुंचते हैं तो उन्हें अपना ही घर पहचान में नहीं आता, क्योंकि बच्चे यशोधर से बिना पूछे ही उनकी शादी की जो 25वीं सालगिरह है उसको मनाने के लिए पार्टी का आयोजन कर देते हैं। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। जैसे ही अपने घर को सजा हुआ देखा तो उनको लगा कि ये घर किसका है। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर आया हूँ। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल थे, बहुत से लोग विदा दे ले रहे थे, यानी कि कोई आ रहा था कोई जा रहा था। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ के झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। इस तरह से कोई फंक्शन के अंदर जैसे घर सजाते हैं, इस तरह से घर को सजा रखा था। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया कि उनके लड़के को देखा ना, तब उनके समझ में आया कि घर तो मेरा यह सही जगह आया हूँ। जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर, कि मेरी तरफ से अपने पिता को मुबारकबाद देना। इस तरह से कोई मेहमान था, कोई गेस्ट था, बड़ा साहब इसके साथ बात कर रहा था उनका बेटा भूषण। यशोधर बाबू ठिठक गए यानी रुक गई। उन्होंने थोड़ा सा रुकना ही सही समझा कि बात क्या है आखिर। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। लोंडे मोंडे कौन? यहाँ पर यशोधर के लड़के, कि ये लड़के पता नहीं क्या नया कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है, इनका ये ही जाने, मेरे को तो नहीं पता है। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साबो यानी कि जो लेडीज़ मेहमान उनके घर में आई हुई थी को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए। यशोधर बाबू उससे कई मरतबा था, कई बार कह चुके थे कि तुम्हारी ये पतलून होती है पैंट और सेंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो सम हाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, कि लड़की के इस तरह से फैशन से उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार लड़की को टोक भी दिया था कि ये गलत है इस तरह से कपड़े पहनना लड़की का, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी ही थी कि इसे पहनती ही रही। उन्होंने नहीं माननी अपने पिताजी की, ऐसे ही कपड़े पहनती थी। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती थी। उसकी माँ लड़की की यानी यशोधर की पत्नी थी, वो अपनी बेटी की तरफ झुकाव था। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहू तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली, बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती है। लेखक पाठकों से कह रहे हैं कि यशोधर की पत्नी ने ये फैशन कर रखा था कि ओठों पे लाली लगा रखी थी, ऐसे बालों में खिजाब लगा रखा था, कि जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, औरत है साज श्रृंगार तो करेगी। लेकिन यशोधर को सही नहीं लग रहा, उनके हिसाब से तो ये कुछ गलत ही है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे, छिपे रहे कि ये अजनबी थे सारे के सारे, क्योंकि उनके लड़के थे, उनके फ्रेंड थे, कुछ रिश्तेदार थे और मॉडर्न टाइप के थे। जब उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं, कि यशोधर के बच्चे अपने पिताजी से इस बात से नाराज़ हैं कि उनके पिताजी एलडीसी यानी कि उनके नीचे जो कर्मचारी होते हैं, कलरक होते हैं, उनके साथ बातें करते रहते हैं, उनसे मिक्स यानी कि घुले मिले रहते हैं, और उनके बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया, कि जब गाड़ी वाले जो बाबू थे वो चले गए तब वो अपने घर में आई। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे, यहाँ डटे हुए थे। वहाँ बेटे ने झिड़की सी सुनाई, झिड़कते हुए अपने पिताजी से कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे हैं कि मेरे बॉस आए हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं, और आप अब 8:30 बजे घर पर आए हो। आपकी शादी की सालगिरह मनाई जा रही है।
हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कम से होने लगी है। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसी कि हम भारतीयों की संस्कृति की कब से हो गई सिल्वर वेडिंग बनाने वाली। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता था। यशोधर बाबू का रिश्तेदारी में भांजा था और उन्होंने ये व्यंग्य किया कि आपका बेटा जब से 1,500 रुपये प्रति महीने कमाने लगा ना, तब से ये पार्टी शुरू हुई है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुछ मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग यानी कि ये लोगों का जो समूह है, इन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं कि लोग जल रहे हैं कि उनके बेटे इतनी कमाई कर रहे हैं, चाहे खुद को कितनी शिकायत क्यों ना हो। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर प्रक्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। यानी कि 1,500 रुपये तो प्रति माह और उसके साथ साथ कन्वेंस अलाउंस होता है, वाहन भत्ता और दूसरे कुछ और भत्ते भी विज्ञापन कंपनी उसके लड़के को देती थी कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसलिए इसकी क्या ज़रूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जाता रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने इसका विरोध किया। यानी कि आधुनिकता के चलते हुए उनके बेटे जो नई नई चीज़ें थी, जो सुख सुविधाएँ थी, वो करते थे अपने घर के अंदर, सामान लेके आते थे और यशोधर को अच्छा नहीं लगता था और साथ साथ में खुश भी होते थे कि इन सामानों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं। आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। कि जब गैस चूल्हा घर पे लड़का लेके आया तो उन्होंने कहा कि क्यों लेके आए हो, इस पे रोटी स्वाद नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं कि उस समय अगर कि गैस की घर में नहीं है भाई, चपरासी की नौकरी से भी बेहतर है ये नौकरी तो। इसी तरह फ्रीज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है, कि जब फ्रीज उनके लड़के घर पे लेके आए तो कि फ्रीज का क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है घर में इसकी। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया, कि फ्रीज में कोई लाभ नहीं है, बस बासी खाना ही खाते हैं, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो नहीं आता कि यशोधर बाबू कहता है कि गला पकड़ लेता है, इसका पानी क्या काम का है कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रीज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। कि बाहर वाले लोग जब आते हैं फ्रीज का पानी पीते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठंडा पानी पिला दिया, तो भी वो गर्व करते हैं इस बात का भी। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी कि जो ये शादी की 25वीं सालगिरह उनके लड़कों ने पार्टी के रूप में आयोजित की थी, ये भी उनको कुछ अनुचित ही लगी। उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव होता है सहकारी बैंक से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद हैं। कि एक तरफ तो वो सोचते हैं कि ये सिल्वर वेडिंग हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, क्या ज़रूरत थी, और दूसरी तरफ वो मन के अंदर संतोष भी करते हैं कि देखो बच्चों ने कितना अच्छा काम किया है। कि पहले तो मेरी शादी हुई थी तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से की थी, और आज तो देखो शादी की सालगिरह मना रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से। गिरीश बोला। गिरीश कौन? यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई। कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा, इसी बहाने
गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है कि वो भी उनके व्यक्तित्व को सही नहीं मानते थे। यशोधर बाबू उसको कुछ नीचा ही मानते थे। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है कि आपको ना गिरीश ने बिगाड़ दिया है, तो ऐसा कहते ही उनकी पत्नी बरस पड़ती है यानी गुस्सा होती है। जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय करवाना शुरू कर दिया। पार्टी की बात कर रहे हैं कि जैसे यशोधर बाबू ने अपने घर में एंट्री की तो भूषण उनका लड़का था, वो अपने मित्रों से, अपने साथियों से अपने पिताजी को मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए हैं। जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी और वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर समम हाथ बढ़ाते हुए ऐसे कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री भूषण फादर। और यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी एक तो भाषा के नाम है, होता है, एक जाति होती है। तो यशोधर बाबू कुमाऊनी जाति के थे कि कुमाऊनी संस्कारी हैं हम, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं कि वो इस तरह से अपना व्यवहार कर रहे थे कि मुझे ये सब कुछ आता है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है यह नहीं भूलना चाहिए। यानी कि कौन से भी तौर तरीके हो, हर चीज़ का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, रहना अपनी ही संस्कृति में चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। विलायती परंपरा कौन सी? केक काटने वाली, क्योंकि भारतीय परंपरा नहीं है ये। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्म आई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक यानी कि कोई उनको शर्म नहीं आई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा कि आओ केक काट लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है कि ये बच्चों का काम है केक काटने वाला। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, ये सब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। और लेखक कहते हैं फिर भी उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली कि केक काट के संतुष्ट भी हो रहे हैं और ऐसे अनमनी होता है ना 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 क्या ज़रूरत है काटने की, कि इस प्रकार भी कर रहे हैं। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का, कि एक दूसरे को केक खिलाओ भाई। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि केक नहीं खाऊंगा, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्ष पहले तो आप मांसाहारी थी, कि पहले तो मांस खाते थे, अब कह रहे हो इसमें अंडे, मैं नहीं खाऊंगा। एक टुकड़ा केक खा लेने में आपका क्या जाएगा। लेकिन वह नहीं मानी। तब उन्होंने उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू भी खा लो, मुंह मीठा तो करो। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ढूंसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू उसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा कुछ गुस्से के साथ, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे, कि हम तो पार्टी एंजॉय करेंगे, आप अपनी जो संध्या आरती है वो कर लो। नहीं नहीं आप सब खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, जाओ खा लो। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए, कि रोज़ाना तो थोड़ा कम समय लगाते थे और आज तो बहुत देर लगाई वहाँ संध्या करते हुए। लगभग मेहमान आधे से ज़्यादा चले गए थे। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन शाद कर ध्यान लगाने बैठ गए, यानी कि वो तो वहाँ जम गए साधना में। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे। प्रकाश का नीला बिंदु यहाँ कौन? की परमात्मा। मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो उनके आदर्श थे, वो उनकी विचारधारा पर चल रहे थे। बार बार उनका चेहरा ही उनके सामने आ रहा था, उनके विचार उनके सामने, उनके विचार इर्द गिर्द क्या उनके रगों में समाये हुए थे।
यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, यानी कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, कारण बताओ। जब यशोधर बाबू को किशनदा दिखाई दिए तो यही सवाल उनसे पूछा। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। लेखक ने किशनदा और यशोधर बाबू के माध्यम से मौत की वास्तविक सच्चाई का वर्णन यहाँ किया है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे घर गृहस्थी वाला हो, कोई भी हो, अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। यह संसार का नियम है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार का चित्र हमेशा यशोधर बाबू के आंखों में छाया रहता, वही छवि आज उनको फिर दिखाई दे रही थी। बहस कर रहे थे किस बात का, कि आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए, कि इनका कोई बात का विरोध नहीं करना चाहते थे, कोई और बात उनको समझाना चाहते थे। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। पहले का वर्णन फिर लेखक ने यहाँ किया है, जब किशनदा यशोधर बाबू के साथ काम करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। शंकाएं यानी कि उनके अंदर कोई डाउट होता था, वो क्लियर करते थे किशनदा के साथ। और आज उनके मन में जो डाउट है वो किशनदा से वो क्लियर करना चाहते हैं। बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, यानी कि वो हर मोड़ पर गाइड करते थे यशोधर बाबू को किशनदा। तो आज भी उनको, वो बैठे थे समाधि लगा के, उनकी छवि उनके आंखों के सामने थी, तो वो ये चाहते थे कि आज भी मेरा मार्गदर्शन करें, बता सकेंगी मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए, कि आज जो मेरे साथ कर रहे हैं, जो इस तरह से वो मेरी अनदेखी कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूं। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। खटराग होता दुनियादारी की परेशानियां, अलापना बताना, आमादा होता है तत्पर रहना, तैयार रहना, कि वो तो दुनियादारी की बातें ही, दुनियादारी की परेशानियां ही बताने को तैयार रहते हैं। कहाँ वो बीवी बच्चों वाली बात बताएंगे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला है और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है, कि आज तेरे साथ हो रहा है, कल वो इसके साथ भी होना है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। कहने का भाव ये है कि यशोधर बाबू किशनदा के साथ और डाउट क्लियर करना चाहते थे, बात आगे बढ़ाने का मतलब है। लेकिन इतने में ही उनकी घरवाली उनकी पत्नी ने आवाज़ लगा दी कि पूजा में ही बैठे रहोगे, मेहमान जा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होता है आदि हो जाना, होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चली गई, जो लाल गमछा वो पूजा के दौरान पहनते थे, उसी में ही बैठक में चली गई, जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से ही विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। वो इसको नहीं मानते थे, नाराज होते थे कि ऐसा लाल गमछा सन्यासियों की तरह पहनकर घूमते हैं घर के अंदर। लेकिन वो तो पहनेंगे भाई, क्योंकि उनके आदर्श किशनदा पहनते थे। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, सब चले गई, पार्टी खत्म हो गई। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा कर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है क्या? अब पहने रखूं क्या? अब तो चले गए सारे। उनकी बेटी झल्लाई, उनकी बेटी नाराज होकर बोली, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, आप लिमिट में रहो। बेटी, हमें जिसे
सज आएगी वही करेंगे ना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज नहीं आती, कि हमें तुम्हारी तरह सजना संवरना नहीं आता कि जीन्स पहन ले, मेरे को सूट करेगा, मेरे को अच्छा लगेगा वही पहनूंगा ना। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? सब पता था, जानबूझकर पूछ रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने बताया था कि सब कुछ आना चाहिए, लेकिन करना जो चाहिए, जो हमारी संस्कृति है। कि जो वहाँ गिफ्ट पड़े थे उनके लिए बोल रहे थे कि ये क्या है यहाँ पर। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट हैं, तोहफे हैं, खोलिए ना, खोल कर देखो। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे कि ये तोहफे उपहार मेरी उम्र के नहीं होते, ये बच्चों के काम हैं, तुम ही खोल लो और तुम ही ले लेना इसको। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन जो उनके किसंदा पहनते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक फुल होता है वो। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फ्लोवर पहन कर के जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन करके जाया कीजिए कि दूध लेने जाओ तो ये फटा और वो पुराना पुलोवर है वो पहन के मत जाना, ये उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहन के जाना बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने, थोड़ा सा नानुच ऐसे कि नहीं क्या है, नहीं पहनूंगा, कैसे लगेगा पता नहीं, इस तरह से वो करते हैं, नानुच इसी को ही कहते हैं। करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, यानी कि उन्हीं ड्रेसिंग गाउन वो पहन लिया। गाउन का शेष कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो है, यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन की भी है तो ठीक आरामदायक लग रहा है, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, यानी कि आंखों में आंसू भी आ गए, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि ये गाउन भाई अच्छा है। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाना जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किसंदा उतर आया था, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। लेखक ने यह सवाल पाठकों के ही सामने रख दिया है कि उनके आंसू किस बात के कारण आ गई। या तो यशोधर को ये लगा होगा कि बच्चों ने कहा कि दूध लेने जब आप जाओ तो यह ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाना, क्योंकि फटे पुलोवर में आप अच्छे नहीं लगते। तो यशोधर बाबू को दुख हुआ होगा कि बच्चों ने ये नहीं कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, दूध आप मत लेके आया करो, हम ले आएंगे। या फिर ये हुआ होगा कि किसंदा की मौत उनके परिवार न होने के कारण हुई थी और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि उनके कोई परिवार नहीं था, उन्होंने शादी नहीं की थी, और वो मन में सोच रहे होंगे कि मेरा तो परिवार है, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरे लिए ड्रेसिंग गाउन लेके आए हैं, और मेरी जो सिल्वर वेडिंग है वो भी इन्होंने मनाई है, तो अपने परिवार के लिए खुशी के कारण उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि यशोधर दोनों ही बातों को ना तो स्वीकार कर पाते हैं ना अस्वीकार कर पाते हैं, वे अपने जीवन में असमंजस में ही रहते हैं। तो दोनों ही बातें उनकी आंखों में आंसू आने के कारण है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा।